ने हल्की दाढ़ी बढ़ा रखी है व्हाइट सी, चारों तरफ डरावना सा माहौल बना रखा है, वहां पे कुछ खोपड़ियां रखी हुई है, एक आग सी हवन सा कुछ आग सी जल रही है, और अंदर का माहौल बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा है, धुआं सा उड़ रहा है, भयानक सा माहौल हो रखा है। और गले में बिल्कुल मालाई सी पहन रखी है, बिल्कुल लंबी लंबी सी। जैसी आंखें खोलता है तो आंखें बिल्कुल लाल से, और रमन की तरफ देख के बोलता है, एक काम तुझे करना पड़ेगा। करेगा बेटा रमन? वो कहता करूंगा। कह एक काम कर, ठीक रात के 11:30 बजे तुझे जाना है कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान पे जो मैं तुझे कब्र कहूंगा, उस कब्र से तूने मिट्टी उठा के लेकर आनी है। बता ऐसा करेगा? अब रमन ना पीछे से, उनके ना पीछे उन्होंने कैरी सी बना रखी होती है, तो रमन पीछे जब कैरी में जाता है तो रमन क्या देखता है? रमन ये देखता है कि जो उसकी जो माँ है ना, माँ का बिल्कुल नीचे गिरी हुई है, और माँ का जो सिर है वो एक पत्थर है, वहां पे बड़ा सा पत्थर उस पे लगा हुआ है, और माँ के पूरे सिर से खून ही खून आ रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह से आप हमारे और पॉडकास्ट को प्यार देते हैं, आप हमें नए नए कमेंट्स करते हैं, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा हमें प्यार दे रहे हैं, और हमारे इस चैनल को भी आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छे आप कमेंट्स कर रहे हैं। और आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए। क्या उत्तराखंड हॉरर चाहिए, हिमाचल हॉरर चाहिए, कैंपिंग हॉरर चाहिए, हाईवे हॉरर चाहिए, जंगल हॉरर चाहिए? आप जिसके सबसे ज्यादा जब कमेंट्स आएंगे, हम उस तरह की हॉरर स्टोरीज आपके लिए लेके आते रहेंगे, क्योंकि स्टोरी आप बताएंगे कि हमें कौन सी स्टोरी आपके लिए सुनानी चाहिए, क्योंकि हम नई नई आप बीती लेके आते रहते हैं। तो जैसे कि आप एक बुक देख रहे होंगे यहाँ पे, 0 to 100 मार्क्स बुक्स, ये बुक्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके नंबर कम आ रहे हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, उनके नंबर बहुत ही अच्छे नहीं आ रहे, तो किस तरह से 0 से 100 मार्क्स में हम जा सकते हैं, किस तरह से हम ऐसी पढ़ाई करें कि हम टॉपर बन सकते हैं, तो उनके लिए 0 to 100 मार्क बुक्स हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उसको ले सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। अब ये 0 to 100 मार्क्स बुक की हमने बात क्यों कही? क्योंकि जो आज की स्टोरी होने वाली है, जो आज का हॉरर होने वाला है, वो होने वाला है स्टूडेंट का। शायद आप हो सकता है आप भी एक स्टूडेंट हो, और जो आज हम आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं, क्योंकि हम जो भी हॉरर स्टोरी आपको सुनाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई एक सीख होती है, कोई ना कोई एक लेसन होता है, जिससे कि आप जीवन में वो गलतियां ना करें, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो वो स्टोरी हम आपके लिए आज लेके आए हैं। तो देखिए, एक जो स्टूडेंट होता है ना, उसके मन में काफी सारे डाउट चल रहे होते हैं। वो एक चीज के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसके लिए? उसको दो चीजें हमेशा लाइफ में चाहिए, जल्द से जल्द। क्या? अच्छे नंबर, और कहीं ना कहीं से एक अच्छी इनकम चाहिए उसको। अब इन दो चीजों के लिए वो कुछ ना कुछ, कभी अपने दोस्त से पूछेगा, कभी दूसरे दोस्त से पूछेगा, कभी इस दोस्त से पूछेगा। उस वक्त उसको जो भी कोई राय देता है और उसको कोई शॉर्टकट रास्ता मिलता है, तो शॉर्टकट रास्ते को वो अपनाने की कोशिश करता है। और यही एक जो शॉर्टकट रास्ता होता है, कई बार उनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। उनके जीवन में काफ़ी तरह की ऐसी भयानक चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, जो उन्हीं को इफ़ेक्ट नहीं करती, वो कहीं न कहीं उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, या जो आस-पास के जो लोग होते हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करती है। और आज क्या वही हम किस्सा आज आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो होता क्या है, एक हम नाम रख लेते हैं रमन। तो जो रमन था, वो बोर्ड क्लास कर रहा था, जो प्लस 2 का बोर्ड क्लास होती है, 12वीं बोर्ड क्लास कर रहा था। अब ना उसके जो टीचर थे, वो ना उसको कहीं न कहीं ना किसी बात के ऊपर उसे टोकते रहते थे। अब होता क्या है, आप भी एक स्टूडेंट, आपको पता है कि जब कई बार आप गलती से कोई शरारत कर देते हो, या कई बार छोटी बहुत मोटी बात पे आपकी किसी टीचर से कोई बहसबाजी हो जाती है, तो उस केस में होता क्या है कि फिर कई बार टीचर क्या करता है, आपके साथ ना धीरे-धीरे करके एक अलग ही एक आपके साथ बिहेव करने लग जाता है। वो आपको बात-बात पे आपको टोकेगा, आपको बात-बात पे परेशान करेगा, और छोटी-छोटी गलतियों पे भी आपको सजा देगा। तो इसी तरह से जो रमन था, उसके साथ इस तरह की चीजें होने लग गई थी। वो बहुत ज्यादा दिक्कतों में रहता था। कई बार उन्होंने पेरेंट्स से भी ये बात बोली थी कि मम्मी पापा, मेरे साथ ना इस तरह से होते, मैं पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिखता हूँ, मैं टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से लिखता हूँ, पर ये मुझे नंबर नहीं देते। और इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हो सकता है कि तो बोर्ड में भी देखो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बोर्ड में तू फेल हो जाएगा, तो इसे कुछ नहीं होने वाला है, तू ऐसे ही रह जाएगा। तो वो कई बार बोलता था अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स क्या बोलते थे? पेरेंट्स को बोलते थे कि भाई देख, तो जो टीचर बताते हैं ना, वो सही बात बोलते हैं, तुझे मेहनत करनी चाहिए, तो और मेहनत कर। कह रहे मैं सुबह से शाम मेहनत ही तो कर रहा हूँ, मैं स्कूल में जाके पढ़ता हूँ, मैं ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करता हूँ, रात रात भर पढ़ता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ, मैं टेस्ट की तैयारी करता हूँ, फिर भी मेरे नंबर नहीं आ पाते हैं। तो उसके पेरेंट्स समझाते थे कि बेटा और मेहनत कर। तो एग्जाम, जैसे मान के चलिए एग्जाम अपने मार्च में होते हैं, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात थी। अक्टूबर की ठंड का टाइम हो रखा था, बहुत बढ़िया जो मौसम हुआ, ठंड में टाइम होते तो अक्टूबर का मौसम बहुत बढ़िया होता है। तो एक बार जो रमन था, रमन एक नदी बह रही थी, नदी किनारे बैठा हुआ था।
तो उसको सोच रहा था वो कि यार लाइफ में भी मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा, मेरी बोर्ड क्लास आने वाली है, अगर मेरे नंबर कम आएंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं मैं फेल हुआ तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। तो उसके दिमाग में इस तरह से बहुत सारे विचार रमन के दिमाग में चल रहे थे। तो तभी क्या होता है, रमन को ना एक रमन का दोस्त मिलता है जो कि स्कूल में +2 पास कर चुका था और अब वो कॉलेज में लग गया था। तो रमन को मिलता है, तो वो कहता है रमन यार तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है यार, तू क्यों बैठा हुआ है? तो रमन कहता है कि बस वैसे ही बैठा हूँ भाई यार। तो वो कहता है कि रमन तुझे हुआ क्या? कहता है नहीं यार कुछ नहीं हुआ। वो कहता है यार देख बोर्ड क्लास आने वाली है, मेरी जो टीचर है मुझे अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करती है, वो हर बार मुझे टोकती रहती है, तो भाई तो मैं भाई करूँ क्या। तो जो उसका दोस्त था ना, वो स्मोकिंग करता था, तो वो रमन को वो कहता है एक सिगरेट पीने को कहता है सिगरेट पी ले भाई, कुछ नहीं होता ऐसे, तू सिगरेट पी तू आराम से। तो रमन कहता है यार नहीं है भाई यार मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। कह भाई पी ले ये बहुत अच्छी लाइफ है, तू सब कुछ भूल जाएगा, तो सिगरेट पी ले। अब रमन वहां से पहले एक कस लगा लेता है, जब वो कस लगाता है उसका दिमाग हिल जाता है और बेहोश होने वाला होता है। लेकिन 1 या 2 दिन के बाद उसको इस चीज की लत पड़ जाती है। अब वो धीरे धीरे करके चोरी छिपे वो स्मोकिंग करने लग जाता है, और जब वो स्मोकिंग करता था ना, तो उसको लगता था उसका जो माइंड है वो रिलैक्स हो गया। जो जैसे उसके फादर मदर थे उसको बहुत सारी बातें बोलते थे, उसके जो टीचर थे उसको बहुत सारी बातें बोलते थे, अब उसको टेंशन फ्री हो गया। उसने कहा जो होगा देख लेंगे, अब होगा भी क्या, फेल हो जाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वो इस तरह का हो गया था। वो रमन जो पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, अब वो इस तरह से उसका बिहेव हो गया था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद उसका जो वो दोस्त होता है एक दिन उसको फिर मिलता है, कहता है रमन क्या हो गया। रमन कहता है भाई यार तूने चीज तो मुझे बहुत अच्छी दी है, पहले मुझे लगता था ये बहुत बुरी चीज है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहता था कि यार हो तो प्रॉब्लम क्या है। कहता भाई यार नंबर नहीं आ रहे मेरे बोर्ड में यार, भाई मैं फेल हो जाऊंगा। तो कहते हैं तो चिंता मत कर, मैंने एक बाबा को जानता हूँ। कहता बाबा को जानता है? कहता हाँ मैं बाबा को जानता हूँ भाई, बहुत माना हुआ बाबा है, तुझे ना कुछ ऐसे उपाय बताएगा ना भाई, तू कुछ भी लिखेगा तू पास जरूर होगा, हो सकता है भाई तू बोर्ड में टॉपर भी बन जाए। तो अब रमन को ये बात लगती है, रमन कहता है यार बाबा है कैसा है। तो रमन कहता है नहीं यार भाई यार मैं कहाँ जाऊंगा ऐसे करके, कह रहे मैं इन बाबाओं पे विश्वास नहीं करता, मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं कि ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन क्या कैसा हो जाए, इसमें ठग चटोरी भी बहुत होते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है कि नहीं भाई यार मेरे साथ भी हुआ है भाई, यार मैं 10वीं में फेल होने वाला था, उस बाबा के पास गया, बाबा ने मुझे कुछ उपाय दिए, जब मैंने वो उपाय किए ना भाई मेरा तो बन गया, मैं तो अच्छा खासे नंबर आ गए थे। तो अब रमन को लगता है यार भाई अब 2-3 महीने रह गए हैं, अब मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, टीचर भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भाई मुझे यही करना चाहिए। तो अब रमन क्या करता है, रमन पहुंच जाता है सीधा अपने दोस्त के साथ बाबा के पास। अब बाबा की जो कुटिया थी, वो कुटिया कहाँ पे थी, बाबा की जो कुटिया थी एक जंगल सा था, वो जंगल के बिल्कुल बीच में बाबा खुद रहता था, उसने अपने 2 चेले रखे हुए थे। तो जैसे ही रमन आया, तो उसका जो दोस्त आया वो रमन को लेके गया, तो बाबा हमसे ध्यान में बैठे हुए हैं, और जैसे ही बाबा ने हल्की दाढ़ी बढ़ा रखी है वाइट सी, चारों तरफ डरावना सा माहौल बना रखा है, वहां पे कुछ खोपड़ियां रखी हुई है, एक आग सी हवन सा कुछ आग सी जल रही है, और अंदर का माहौल बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा है, धुआं सा उड़ रहा है, भयानक सा माहौल हो रखा है। और गले में बिल्कुल मालाई सी पहन रखी है, बिल्कुल लंबी लंबी सी। जैसी आंखें खोलता है तो आंखें बिल्कुल लाल से, और रमन की तरफ देख के बोलता है, कहता हाँ भाई बच्चे तुझे क्या चाहिए। तो रमन हाथ जोड़ के बोलता है कि बाबा देखो मेरे ना पेपर आने वाले हैं बोर्ड क्लास के, तो बाबा कुछ ऐसा कर दो कि मैं ना नंबर अच्छे ले लूं। कितने नंबर चाहिए तुझे? कह रहा बाबा दिला दो, आप कितने नंबर दिलाओगे? मुझे 80% दिला दो। तो बाबा कहते हैं 80% चाहिए तुझे? क्या दिलाऊंगा तुझे 80 नहीं, तुझे 90% दिलाऊंगा मैं तुझे, बस तू मेरा एक काम, तुझे एक उपाय करने पड़ेंगे। कह रहा बाबा जो उपाय कहोगे आप करूंगा मैं। कहता है एक काम कर, पहले सबसे पहले ना मैंने ना एक हवन करवाना है, तो उसके लिए ना मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो वो कहता रमन कहता कितने रुपए चाहिए? कह रहा मुझे ना 1 लाख रुपए चाहिए। अब रमन कहता है 1 लाख रुपए, अब 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम थी। रमन कहता है बाबा जी इतनी बड़ी रकम तो मैं ला नहीं सकता, 1000 5,000 कहेंगे तो मैं कहीं ना कहीं से ला दूंगा, पर 1 लाख रुपए तो मुझे कोई देगा भी नहीं। वो कहता है बेटा देख, 2 दिन तेरे पास है, अगर 2 दिन में तो 1 लाख रुपए का इंतजाम करके मेरे पास लेकर आ जाएगा ना, तो देख फिर मैं तेरा 80 क्या 90% तेरे को दिला दूंगा, पर अगर नहीं लेके आएगा ना तो तू पक्का फेल होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तू फेल होने वाला है। अब यह दांत देख के रमन डर जाता है, रमन कहता है क्या करूं। उसका दोस्त बोलता है, कह रहा भाई 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दे भाई कहीं से, तू पक्का तू 80 90% ले आएगा, बाबा बहुत माना हुआ है, बहुत अच्छे काम करता है ये। रमन सोचता है क्या करूं, रमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, रमन घर ही बैठा रहता है, सोचता रहता है। एक दिन गुजर जाता है, पूरी रात को टेंशन होती है। अगली सुबह ना रमन जब अपने स्कूल जाने वाला था बैग टाके, तभी वो क्या देखता है,
उनके पिताजी ना, जो उनके पापा होते हैं, उनके पापा एक एमएनसी कंपनी में जॉब किया करते थे। तो उनके पापा क्या होता है, अपने बैग से ना रुपए निकाल रहे होते हैं, गड्डियाँ होती है नोटों की, तो गड्डी नोटों की गड्डियाँ निकाल रहे होते हैं। और नोटों की गड्डियाँ निकालने के बाद वो अपनी वाइफ को बोलते हैं, मतलब जो रमन की माँ को बोलते हैं, जा इन रुपए को रख दे, ये लगभग 2 लाख रुपए हैं। जैसे ही रमन के दिमाग में 2 लाख सुनाई देता है, उसके दिमाग में वो ठनक सा जाता है, शैतानी दिमाग उसका जाग जाता है। वो स्कूल जाता है, पर वो स्कूल नहीं जाता, वो स्कूल के बाहर ही कहीं बंक मार लेता है और अपने दोस्त को मिलता है, अपने दोस्त को बोलता है, कहता है भाई यार एक बात बताऊं, कह रहे क्या हुआ, क्या रुपए का इंतजाम तो हो गया भाई, पर यार एक काम करो, पापा के पास 2 लाख रुपए है। तो उसका दोस्त बोलता है भाई एक काम कर, 1 लाख रुपए निकाल ले। तो वो कहता है भाई यार पापा को पता लग गया तो, कह रहे भाई तू बुरे काम के लिए थोड़ी कर रहा है, तू परसेंटेज के लिए कर रहा है ना, तू इन परसेंटेज रुपए से परसेंटेज बढ़ेगी तेरी, तो क्यों नहीं मान रहा तो इस बात को तो कर ले। तो वो कहता है कि चल ठीक है। तो उसके बाद ना वो आराम से 2-3 बजे जाता है। तो अब उसको क्या दिखता है, जो उसकी माँ थी वो भी पड़ोसी के घर किसी काम से गई हुई थी। अब जो रमन होता है चुपचाप जाता है, 1 लाख रुपए निकालता है और अपने बैग में डाल के चले जाता है सीधा अपने दोस्त के पास। दोस्त पहले से ही बाइक लेके खड़ा हो रखा था, वो बाइक पे बैठता है, सीधा पहुंच जाते हैं बाबा के पास। जब बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा को 1 लाख रुपए दे देता है, कहता है बाबा जी ये 1 लाख रुपए पकड़ो। बाबा जैसे 1 लाख रुपए पकड़ता है, उसको कुछ कहता है, कहता है अब एक काम तुझे करना पड़ेगा, करेगा बेटा रमन? हो कहता करूंगा। कह एक काम कर, ठीक रात के 11:30 बजे तुझे जाना है कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान पे जो मैं तुझे कब्र कहूंगा, उस कब्र से तूने मिट्टी उठा के लेकर आनी है, बता ऐसा करेगा? अब रमन डर गया। रमन कहता है बाबा जी मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहता बेटा तुझे करना तो पड़ेगा, तुझे 90% चाहिए तो। रमन कहता है 90%? कह रहा है हाँ। तो रमन कहता है चलो यार मैं करूंगा। तो उसके उसी रात को रमन क्या करता है, किसी तरह से अपने घर वालों को बहाना बनाता है कि मेरे दोस्त के घर ना पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, मैं घर पे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो घर वाले भी कहते हैं जा चले जा तू पढ़ने के लिए। तो रमन क्या करता है, चुपचाप अपने दोस्त के साथ बाइक पे जाता है, बाइक बाहर खड़ी करते हैं। वो कह उसका दोस्त बोलता है बेटा देख मैं तो जाऊंगा नहीं, बाबा ने तुझे कहा है तू हो क्या वहां पे। तो उसके बाद जो रमन होता है सीधा पहुंच जाता है कहाँ पे, वहां पे पहुंच जाता है जहाँ पे कब्रिस्तान होता है। जिस कब्र को उन्होंने कहा था कि उस कब्र के आसपास घास होगी, वो कब्र अजीब सी होगी, और वो कब्र अभी ताजी ताजी खुदी हुई होगी, मतलब किसी की जो डेथ हुई होगी उसको उन्होंने वहीं पे रखा हुआ होगा कब्र में। तो जब वो जाते हैं और उस कबर की जो मिट्टी उठाता है, और उसकी मिट्टी को उठाने के बाद वो बाबा के पास पहुंच जाता है। और जब बाबा उस मिट्टी को देखता है, बाबा हंसता है, और बाबा उस मिट्टी को कुछ वहां पे हल्का सा कुछ सिंदूर घेर के, कुछ काली सी राख घेर के उसको मलता है, और उसको बाद उसको हवन कुंड में फेंक देता है। और वहां पे जो माहौल बड़ा भयानक हो जाता है। अब रमन को कुछ चीखें सुनाई देती है। रमन को कुछ ऐसी चीखें सुनाई देती है जो चीखें उसने पहले नहीं सुनी हुई थी। उसको ऐसा लगता है कि कुछ चीखें उसके चारों तरफ घूम रही है, कभी इधर घूम रही है चीखें, कभी उधर चीखें घूम रही है, कभी उसके पीछे चीखें घूम रही है। ये देख के रमन डर जाता है, रमन घबरा जाता है। पर वो बाबा कहता है तू हिलना नहीं, जब तक मैं ना कहूं तुझे हिलना नहीं है, तुझे यहीं पर ही रुका रहना है। उसके बाद रमन चुपचाप रहता है। लगभग 15 मिनट तक रमन को चीखें सुनाई देती है, रमन बेहोश हो जाता है। फिर रमन जागता है। जब रमन देखता है तो उसका जो दोस्त होता है वो भी वहीं होता है, वो जगाता है, कहता रमन क्या हुआ क्या हुआ? रमन कहता है भाई वो क्या चीज थी? बाबा कहता देख मैंने तुझे वो शक्ति दे दी है, अब देख तेरे को 90% लेने से तेरे को कोई नहीं रोक सकता, तेरे 90% जरूर आएंगे। तो रमन कहता है कि ठीक है। रमन घर चले जाता है। अब अगली रात होती है। जब रात होती है ना, तो रमन को क्या लगता है, रमन को ऐसा लगता है वो बेड में अकेला नहीं सोया हुआ है, उसके साथ कोई और भी सोया हुआ है। ये देख के रमन को बहुत ज्यादा डर लगता है। जब रमन पीछे यूं मुड़ के देखता है, जैसे हल्का सा करवट लेके देखता है, वहां देखता है वहां कुछ भी नहीं होता। अब रमन को समझ में, रमन सोचता है शायद ना मेरा वहम हो गया, मैं वो बाबा के पास गया हूँ, वहां गया हूँ, तो मेरे दिमाग में नेगेटिव एनर्जीज आने लग गई है, तो कुछ नहीं होता ऐसे। अगली सुबह होती है, रमन चले जाता है। टीचर उसको बहुत सुनाती है रमन को कि बेटा पढ़ ले बोर्ड क्लास है, घर वाले बोलते हैं। रमन बेफिक्र था, क्यों? क्योंकि उस बाबा ने कह रखा था तो कुछ भी कर बेटा, अब तेरे 90% जरूर आएंगे, तेरे कुछ नहीं करने वाला। रमन बेफिक्र था, टीचर बोल रहे थे, माँ बाप बोल रहे थे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही हफ्ता गुजर गया। लेकिन हर रात को रमन को ऐसा लगता था कि जैसे उसके कमरे में कोई बैठा हो, उसके कमरे में कोई चल रहा हो, उसके साथ कोई बैठा हो, पर रमन को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन रमन को ऐसा लगा कि जैसे कि रमन रात को वॉशरूम में गया, अब बाथरूम में जब वो गया, जब बाथरूम से वो बाहर आया, तो रमन को ऐसा लगा कि जैसे जो रजाई नहीं होती, रजाई ऐसे उठी सी हुई है, ऐसे ऊपर को उठी हुई है, और ऐसा लगा कि आदमी उसमें सो रहा है। रमन डर गया। रमन कह रहा है यार इस कमरे में है कौन, मैं तो अकेला ही हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर रमन फिर भी क्या करता, धीरे धीरे उसके जो पैर थे बिल्कुल कांप रहे थे,
हाथ पैर काँप रहे थे। और सोच के चलिए दिसंबर का महीना, और आप भी अपने आप को इमेजिन करिए अगर आप उस जगह रमन की जगह होते और आप देखते कि यार उस कमरे में कोई भी नहीं है और फिर भी रजाई ऐसे उठी हुई है जैसे कोई सो रहा हो, जैसे मुँह में लेके रजाई लेके सोया हो, आपकी हालत कैसी हो जाएगी? वैसे ही रमन की हालत हो रखी थी और रमन धीरे, धीरे, धीरे करके जैसे आगे बढ़ रहा था और रमन ने जैसे ही रजाई को हटाया, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। रमन को लगता है वहम था यार, रजाई के ऊपर ना उल्टी सीखी होगी, रमन को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद रमन कुछ नहीं करता है, रमन सो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब फिर रात होती है तो रमन को क्या होता है, रमन को ना ऐसा लगता है कोई उसके जो पैर है, पैरों को कोई बैठा हुआ है, पैरों को कोई भारी सी चीज कोई दबा रही है रमन के पैरों को। रमन को फिर भी महसूस होता है कुछ क्या चीज दबा रही है मेरे पैरों को, पर रमन को ऐसा कुछ नहीं महसूस होता। रमन कहता है यार वैसे ही लग रहा होगा। जैसे रमन उठ के देखता है तो रमन को क्या दिखाई देता है, रमन को दिखाई देती है एक काली परछाई। एक ऐसी काली परछाई जो सीधा रमन के अंदर घुस जाती है। ऐसे लगता है रमन के मुंह पे आई हो और रमन पीछे की ओर झटका खा के गिरता है और रमन को लगता है मैं सपना देख रहा हूँ कोई। और रमन को ऐसा लगता है मैं सपना नहीं देख रहा था, वो हकीकत थी कि वो परछाई रमन के पैरों पे बैठी हुई थी और सीधा वो रमन के भीतर चली गई है। रमन को डर लगता है पर रमन फिर भी नहीं डरता। रमन सोचता है यार मैं ना ज्यादा ही अब क्यों ना, अब रमन क्या करने लग गया था, अब रमन ड्रिंकिंग भी करने लग गया था अपने दोस्त के साथ। स्मोकिंग तो कर ही रहा था लेकिन साथ ही साथ वो कभी बियर पीने लग गए थे, कभी वाइन पीने लग गया था। तो रमन को लगा यार मैं पी रहा हूँ ना तो शायद मेरे दिमाग में ना ये चीजें बहुत ज्यादा घूम रही है, इसलिए ये चीजें हो रही। तो रमन ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उससे कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एक दिन जो रमन घर पे आता है तो रमन क्या देखता है, जो अपनी माँ को आवाज मारता है कि माँ, माँ खाना दो, माँ खाना दो, माँ खाना दो, माँ खाना दो। पर उसकी माँ की कोई आवाज ही नहीं आ रही होती। रमन कभी इस कमरे में जा रहा है, रमन कभी उस कमरे में जा रहा है, रमन कभी इस कमरे में जा रहा है, रमन को माँ नहीं दिखाई देती। अब रमन ना पीछे से उनके ना पीछे एक उन्होंने कैरी सी बना रखी होती है। तो रमन पीछे जब कैरी में जाता है तो रमन क्या देखता है, रमन ये देखता है कि जो उसकी जो माँ है ना, माँ का बिल्कुल नीचे गिरी हुई है और माँ का जो सिर है वो एक पत्थर है वहां पे, बड़ा सा पत्थर उस पे लगा हुआ है और माँ के पूरे सिर से खून ही खून आ रहा है। तो जल्दी से रमन भागता है, अपनी माँ को जगाता है, कहता माँ क्या हो गया, माँ क्या हो गया, माँ क्या हो गया। पर माँ को जवाब नहीं देती। वो डरते हुए माँ को फोन करता है, जल्दी से अपने पापा को फोन करता है कि पापा पापा माँ को कुछ हो गया, माँ गिर गई शायद, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उनके पिताजी को भी पता था उनकी माँ की ना तबीयत खराब रहती थी। डॉक्टर ने कहा भी था कि इनका ध्यान रखना है कि इनको कभी भी चक्कर आके गिर जाती है। तो उनको लगा था चक्कर चुक्कर आ गया होगा, वो भी भागते हुए आते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर सीधा उनको आईसीयू में भर्ती कर देते हैं उनकी माँ को। और वो कहते हैं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी जो सिर की ना, सिर की कुछ नर्व नोस फट गई है। तो ठीक है। कुछ समय के बाद उनके पापा रात के वक्त ना उनके पापा की एक चीख आती है। रमन भागते हुए पापा के कमरे में जाता है। वो क्या देखता है, जो उनके पापा है वो ओधे मुंह गिरे हुए हैं और उनके जो हाथ है, हाथों की जो उंगलियां है मुड़ी सी हुई है, जैसे उंगलियां पीछे की ओर हो गई हो, ऐसे मुड़ी सी उनकी उंगलियां हो गई है। अब रमन को लग जाता है डर। रमन पापा के पास कहता है पापा क्या होगा, पापा क्या होगा, पापा कुछ बोल ही नहीं होते। रमन भागते हुए जाता है और अपने पड़ोसी के घर का दरवाजा खटकाता है, जिनको कि वो चाचा बोलते हैं, चाचा दरवाजा खोलो। चाचा जी कहते हैं अभी क्या हो गया, क्यों रात के 1:30 बजे होते हैं। कहते पापा को कुछ हो गया। अब उनके जो पापा को ना मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो उनको लगता है मिर्गी का दौरा ना पड़ गया उसके पापा को। भागते आते हैं उनके, देखते हो हाथ बिल्कुल मुड़े हुए हैं, पैर अजीब सा हुआ है, जीभ बाहर को निकली हुई है। तो उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर देखता है उनको, चेकिंग चुकिंग करता है। अब रमन रह जाता है अकेला घर पे। अब जब रमन अकेला घर पे रहता है ना, अब लगने लगता है रमन को डर। और रमन सोचता करूँ तो करूँ क्या। अब रमन जैसी रात को सोने लगता है, उसको वो चीखें, वो भयानक चीखें जो उसने तांत्रिक के वहां सुनी थी, वो चीखें उसको सुनाई देती है। उसको ऐसा लगता है कि वो चीखें कभी किचन से आ रही है, वो चीखें कभी उसके कमरे से आ रही है, कभी उसके बाथरूम से आ रही है। और उन चीखों में इतनी भयानक चीखें थी, रमन सो नहीं पा रहा था। लगभग एक दिन रमन जब स्कूल में था, बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब जो आसपास के जो लोग थे, जो स्टूडेंट थे, टीचर थे, वो रमन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो देखते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इसके पेरेंट्स कहाँ हैं, पेरेंट्स को बुलाओ। तो वो कहते हैं इसके पेरेंट्स तो दोनों के दोनों हॉस्पिटलाइज है। अब ये अपने जो पड़ोसी के घर पे रह रहा है, तो वो कहते हैं कि यार तुम अजीब आदमी हो, ये 4 रातों से सोया नहीं है। ये कहते 4 रातों से नहीं सोया, कह रहे हाँ। वो कहते 4 रातों से सोया नहीं है। तो वो कहते हैं कि क्या हो गया। तब उसके जो मामा जी होते हैं रमन के, वो मामा जी को बुलाया जाता है। तो उसके मामा जी आते हैं, वो कहते हैं क्या हो गया, कह रहे भाई ये आपका भांजा 4 दिनों से सोया नहीं है, आप कर क्या रहे हो, ये रात को सो नहीं रहा ये। तो वो रमन को कहते हैं, अब रमन जब जागता है, अब रमन के ना काले घेरे पड़ गए थे आंखों में और शरीर उसका बिल्कुल सूख सा गया था। तो वो रमन को बोलते उसके मामा जी क्या हुआ क्या तेरे को यार, तू बता तो सही।
तो रमन पहले बता नहीं रहा होता कि रमन को कुछ नहीं बता रहा होता। रमन कहता है पता नहीं मैं वैसे बेहोश होकर मैं रात भर ना पढ़ रहा था। कह रहा बेटा देख, सच सच बोल, डॉक्टर ने मुझे एक बात और बताई है। कह रहे क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने तेरा एक्सरे किया ना और जब तेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उनको तेरे पेट में क्या दिखाई दिया, उनको ऐसा लगा है कि ये तभी होती है अंदर से जब कोई बंदा स्मोकिंग या वाइन पीता हो। तो तेरे अंदर भी हमें उन्हें वही चीज दिखी। तो बेटा सच सच बोल, तू क्या हुआ है? तू गलत संगत में तो नहीं पड़ गया? क्योंकि तेरी देख माता तेरी आईसीयू में है, तेरे पिताजी तेरे देख क्या हालत हो रखी है, और तू ऐसी हालत में फंसा, तेरे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रमन होता है ना, फूट फूट के रोने लग जाता है, उसके आंखों से आंसू भी नहीं रहे होते। तो मामा जी कहते हैं तो अपना दोस्त समझ के मुझे बता कि मैं हुआ क्या। फिर रमन उनको पूरी कहानी स्टोरी सुनाता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो उसके मामा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं यार एक बात बता, इतनी सारी चीजें हो गई, तूने अपने मम्मी पापा को एक बार भी नहीं बताया? कहता है मैं उनको क्या बताता, वो मेरी बात पे भरोसा ही नहीं करते थे, ना टीचर मेरी सुनते थे ना ये मेरी सुनते थे, मैं करूँ तो करूँ क्या? अब मामा जी को भी लगा यार मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। और मामा जी कहते हैं बताओ तांत्रिक कहाँ रहता है? तो रमन कहता है कि वो पता बता देता है। तो सबसे पहले जो मामा जी होते हैं उसके दोस्त के घर जाते हैं। कहते एक बात बता, तूने इसके साथ क्या किया? वो बताता नहीं है। कहता है पुलिस के हवाले कर दूंगा, सच सच बोल क्या हुआ। फिर वो पूरी बात बताता है, ऐसी ऐसी चीज है, उस तांत्रिक ने मुझे कहा था कि अगर ये 1 लाख रुपए लेकर आएगा तो मैं तेरे को 50,000 तुझे दे दूंगा और 50,000 मैं रख लूंगा। तो उस तांत्रिक ने ये कहा। तो उसने कहा कि निकालो रुपए कहाँ है? तो कहता है मैंने 20,000 तो खर्च लिए, 30,000 रुपए बचे हैं। तो कहता, निकालो 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए वो ले लेते हैं। वो कहते हैं कि बेटा देख तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, मैं तेरे ऊपर कोई केस नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं तो तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो उसके मम्मी पापा को बोलते, मम्मी पापा भी बहुत हाथ पैर जोड़ते कि बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, रहने दीजिए, ये ना करिए, या जो भी रुपए कम पड़ रहे हैं वो रुपए हम देंगे। तो उसके बाद वो उनको और एक्स्ट्रा रुपए दे देते हैं, कहते हैं भाई हमें माफ करो। तो वो कह देते हैं कि मेरे भांजे से दूर रही हो तू। उसके बाद वो चले जाते हैं अपने दो दो दोस्तों को लेकर साथ पहुंच जाते हैं कहाँ? तांत्रिक की कुटिया में। जैसे तांत्रिक देखता है तो तांत्रिक भागने लगता है, पर वो तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। और तांत्रिक को जैसे ही पकड़ते तांत्रिक से पूछते हैं कि वो मेरा भांजा आया था जिसका नाम रमन था, तूने उससे रुपए मंगाए थे, बता क्या हुआ, क्या किया तूने उसके साथ? तो वो पूरी बात बताता है कि जी ऐसा हुआ था, मैंने उससे रुपए मंगाए थे। क्या तू ये बता तूने क्या छोड़ दिया? वो परेशान हो रखा है, उसकी जो माँ है आईसीयू पहुंच गई है, उसके जो पिताजी है उसकी अजीब सी हरकत हो गई है, वो खुद परेशान हो रखा, 4 दिन से सोया नहीं है। तूने ऐसा क्या छोड़ दिया उसके पीछे, ऐसी क्या चीज तूने की है? तो वो कहते हैं कि मैंने उसके पीछे काली शक्ति छोड़ी है। कह रहे काली शक्ति छोड़ी है? कह रही हाँ, ये काली शक्ति का एक भयानक रूप है जिसको कि मैं काली तंत्रा कहता हूँ। कह रहे काले तंत्रा? हाँ, कह रहे काली तंत्रा कहता हूँ मैं इसको। ये एक ऐसा तंत्र है कि ये इंसान की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन जब इंसान की इच्छाएं तब पूरी करता है, पहले इंसान को खाता है ये धीरे धीरे करके इंसान को खाता है, और जब तक इंसान की इच्छा पूरी होने वाली होगी तब तक वो खत्म ही हो जाएगा। तो मैंने उसको ये छोड़ा क्योंकि मेरी एक साधना अटकी हुई थी और मुझे कुछ बलिया चाहिए थी। तो उनके लिए मैंने ये इस लड़के को दे दी। मुझे लगा ये अच्छा शिकार है, इसको ज्यादा पता भी नहीं लगेगा, और इसके घर में कुछ भी हो गया तो मेरे ऊपर कोई शक ही नहीं कहेगा, सब इसी के ऊपर शक करेंगे। तो वो तांत्रिक को भी बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, और उसको किसके हवाले कर देते हैं? पुलिस के हवाले कर देते हैं तांत्रिक को। फिर बाद में भी केस पता लगते हैं, कुछ बच्चों के साथ भी उसने कुछ इस तरह की वो किया हुआ था कि उन बच्चे चले जाते थे, बगला देता था कुछ लोगों को, इस तरह से करता था। तो इस तरह की बहुत सी खबरें आई थी। इसके बाद जो उसके मामा जी होते हैं अच्छे से बाबा के पास जाते हैं, जो हनुमान जी के पुजारी होते हैं। हनुमान जी के जो पुजारी होते हैं उनके पास लेकर जाते हैं। उसके बाद उनकी जो भी घर में पूजा पाठ करवाते हैं, पूजा पाठ जब हो जाती है उसके बाद वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। लगभग 1.5-2 महीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि बहुत से अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे हैं या आपके कोई भाई बहन है, तो वो भी ऐसा उनके साथ हो सकता है। आपको नहीं पता है कि वो अगर आप उनको ज़्यादा डाँटेंगे, उनके साथ आप अच्छी तरह से बातचीतें नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो भी गलत राह पे पहुँच जाए। और ऐसे बहुत से ढोंगी तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं जो बच्चों को इस तरह ठग लेते हैं। उनको नहीं पता होता, वो अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की उनके साथ एक्टिविटी कर सकते हैं, और ये कहीं न कहीं पूरे परिवार को ये भुगतना पड़ता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको समझना चाहिए कि कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। आपको बस मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, प्लानिंग करनी है। उस प्लानिंग से आप आगे बढ़ेंगे तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। जैसे कि ये 0 to 100 मार्क्स बुक्स है, तो ये 0 to 100 मार्क्स बुक्स भी आपको यही बताती है अगर आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला, आपका स्कूल एग्जाम आने वाला है, आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाला है, आप मेहनत करिए, इसको पढ़िए, अपने टीचर की बात सुनिए, अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, एक अच्छी वे पे चलेंगे तो आप जरूर सक्सेस पाएंगे।
ज़रूर सफलता पाएँगे। क्योंकि अगर आप समझदार हैं, तो आप इन चीज़ों को समझेंगे और अगर आपसे कोई गलती हो गई है आज भी, तो उस गलती को अपने पेरेंट्स के सामने, टीचर के सामने आप मान लीजिए। क्या पता वो आप जो बहुत बड़ी गलती करने वाले, जैसे रमन के साथ हुआ था, वो चीज़ें आपके साथ ना हो और कोई बहुत बड़ी घटना आपके साथ ना हो। क्योंकि रमन को तो उसके मामा जी ने बचा लिया था, पर क्या पता शायद आपको आपके मामा ना मिल पाए। और बाकी इस तरह का हम कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको इस तरह की और भी स्टोरीज सुननी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको किस तरह की स्टोरी और कहानियाँ सुननी है, उस तरह की कहानियाँ हम लेके आते रहेंगे। इस कंटेंट को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।